हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ चुके होंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड व्हाट इंक्लूडेड इन द डीएनए। डीएनए किससे बना होता है, व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ द डीएनए, डीएनए के मोनोमर्स कौन से हैं एंड हाउ दीज मोनोमर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। ये मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड होते हैं, हाउ अ लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए इज गोइंग टू बी मेड, ये लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए कैसे बन जाती है, ये सारा हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई मीन एक बात और भी कि ये जो डीएनए है डिस्कवर कहाँ से हुआ, इसका नाम ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड क्यों रखा गया, और कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और कौन से साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। स्टूडेंट्स, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए की जब हम बात करते हैं तो हमने इसमें बताना ये है कि डीएनए बना किससे हुआ है। केमिकल नेचर ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए के अंदर क्या क्या शामिल है, कब डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, कहाँ से डिस्कवर किया, और ये किस तरह से यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे मोनोमर्स जो होती हैं लिंक्ड होता है, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो केमिकल नेचर ऑफ डीएनए की बात करें तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम है? फ्रेडरिक मिशर। ये जो फ्रेडरिक मिशर है, सबसे पहले इसने डिस्कवर किया और ये किया 1869 के अंदर। आप जानते हैं जो ग्रीगर मेंडल था, जॉन ग्रीगर मेंडल, जिसने वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रपोज किए थे, उसकी जो वर्किंग थी दैट वाज पब्लिश्ड इन 1865। यानी कि जो मेंडल था उसकी जो वर्किंग पब्लिश थी वो कब थी? 1865 के अंदर। तो मेंडल की पब्लिकेशन उसके बिल्कुल आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद डीएनए डिस्कवर हुआ। अब डीएनए जो डिस्कवर हुआ तो ये जो साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मिशर, ये बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट है, इसने एक वाइट सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया। वाइट सब्सटेंस क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि निकाला, एक्सट्रैक्टेड। कहाँ से? फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म सेल ऑफ फिश, यानी कि एक मैन के स्पर्म सेल से, और फिश जो है उससे लिया, न्यूक्लियस से उसने लिया था, न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन स्पर्म और फिश। यानी कि एक फिश का सेल लिया और एक ह्यूमन स्पर्म जो है, इसके न्यूक्लियस से उसने ये वाइट सब्सटेंस जो है वो निकाल लिया। अब चूंकि ये न्यूक्लियस से लिया गया था, सो इसका नाम भी क्या रखा गया? न्यूक्लियन रखा गया। यानी कि उस वक्त फिर हमने इसको न्यूक्लियन के नाम से मेंशन किया। अब ये साइंटिस्ट जो है इसने क्या किया? वाइट सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन स्पर्म सेल, और फिश सेल जो है उसके न्यूक्लियस से वाइट सब्सटेंस निकाला, और उस वाइट सब्सटेंस का जो नाम है वो क्या रखा गया? न्यूक्लियन रखा गया, क्योंकि वो न्यूक्लियस से लिया गया था। और ये काम उसने किया मेंडल के जब उसने पेपर पब्लिश किया था 1865, उसके बिल्कुल 4 इयर्स के बाद ये वर्किंग हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि इसकी नेचर जो थी, इस वाइट सब्सटेंस की जो नेचर थी, नेचर एसिडिक थी, यानी कि दैट वाज नेचर जो थी वो इसकी नेचर एसिडिक थी। सो उसके बाद फिर इस सब्सटेंस को जो नाम दिया गया दैट इज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि बाद में फिर जो इसको नेम किया गया वो न्यूक्लिक एसिड नाम रखा गया। अब तक न्यूक्लिक एसिड ही चल रहा है। मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, अब बाद में साइंटिस्ट हैं उन्होंने वर्किंग स्टार्ट की, और 50 साल तक किसी ने कोई वर्किंग परफॉर्म नहीं की, उन्होंने इसके मुतालिक कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। जब उन्होंने इसके मुतालिक कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर उसके बाद 1920 के अंदर, यानी कि 1920 के अंदर एक साइंटिस्ट है
P.A. लेविनी, P.A. लेविनी, इसने क्या किया, इसके एक्सप्लेन किया, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। किसके स्ट्रक्चर को? न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को। अब इसने जब स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया तो इसने क्या बताया? इसने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है दैट कंसिस्ट अपॉन 3 कंपोनेंट। न्यूक्लिक एसिड जो है इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं? न्यूक्लिक एसिड में 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो 3 हैं। अब ये जो कंपोनेंट्स इसमें मेन हैं 3, वो कौन कौन से हैं? अब अगर हम उनको एनलिस्ट करना चाहें या उनको लिखना चाहें तो हम ऐसा कहते हैं, नंबर 1 जो इसमें मौजूद है दैट इज पेंटोज शुगर, वो इसमें पेंटोज शुगर है। नंबर 2 इसमें जो मौजूद है दैट इज नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। नंबर 3 जो इसमें इंक्लूडेड है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ये मेनली हम कहते हैं कि ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो किसके अंदर मौजूद हैं? डीएनए न्यूक्लिक एसिड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यू नो दैट कि जो न्यूक्लिक एसिड है, बाद में पता चला कि ये न्यूक्लिक एसिड में तो 2 कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली एक कंपोनेंट जो इसमें मौजूद है दैट इज डीएनए, और जो दूसरा कंपोनेंट इसमें मौजूद होता है दैट इज आरएनए। इसकी जो टाइप्स हैं वो कितनी हो सकती हैं? 2 टाइप्स हो सकती हैं। तो अब इसमें जो पेंटोज शुगर है इसके अंदर डिफरेंसेस हैं। देखिए, पेंटोज शुगर का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये 5 कार्बन्स पर मुश्तमिल एक हमारे पास जो है ये शुगर आती है। 5 कार्बन्स पर मुश्तमिल एक शुगर मौजूद है इस तरह से, दैट्स कार्बन नंबर 5। यानी कि एक हम इस तरह से कह सकते हैं, और एक और मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ ताकि आपको MCQ यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये 2 जो हैं वो पेंटोज शुगर है। पेंटोज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं। जैसे ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, सेम एज इट इज 1 2 3 4 और ये 5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन होने की बेस पर हमने इसको पेंटोज शुगर का नाम दिया है। अब देखिए, जो पेंटोज शुगर है इसमें यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। सेम एज इज यहाँ पे भी CH2 और OH जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेम यहाँ पे भी CH2 OH एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। स्टूडेंट्स, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? There's only one difference. क्या डिफरेंस है? या जरा नोट कीजिएगा, अब यहाँ पे जरा ना इसको नोट कीजिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है जबकि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव्ड है। सो पेंटोज शुगर है तो पेंटोज शुगर को हम राइबोज के नाम से मेंशन करते हैं। किस नाम से? राइबोज। तो जो राइबोज है जो कि नॉर्मल जिसके अंदर तमाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, ये राइबोज कहलाती हैं। एंड दैट राइबोज इज प्रेजेंट इन RNA। ये RNA के अंदर मौजूद होती है, इसीलिए इसका नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड रखा गया। जबकि अगर हम बात करें एक और राइबोज शुगर की, इस राइबोज में यहां पर ऑक्सीजन रिमूव्ड है फ्रॉम कार्बन नंबर 2'। ये जो ऑक्सीजन रिमूव्ड है दैट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोज। तो अब हमने इसको क्या नाम दिया है? डीऑक्सीराइबोज का नाम दिया है। ये जो डीऑक्सीराइबोज है दैट इज प्रेजेंट इन DNA। ये किस में मौजूद होती है? DNA के अंदर मौजूद होती है।
सो इसका नाम जो रखा गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड रखा गया। तो यहां पे ये जो दो टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है और दूसरा जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मौजूद है। तो इसमें डिफरेंस कहां पे है? फ्रॉम कार्बन नंबर 2 प्राइम जो है उसमें डिफरेंस है कि कार्बन नंबर 2 प्राइम जो एक है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, जबकि जो डीऑक्सीराइबोज है यहां से एक ऑक्सीजन रिमूव है। डी का मतलब होता है रिमूव, निकालना, डीऑक्सी ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो डीऑक्सीराइबोज यानी कि राइबोज शुगर से ऑक्सीजन को रिमूव करके जो हमने पेंटोज शुगर बनाई है वो डीऑक्सीराइबोज है। दैट इज जस्ट एंड ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, सिर्फ और सिर्फ वो डीएनए में मौजूद होती है। चलें नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है हमारे पास दैट इज नाइट्रोजनस बेस। स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजनस बेस है ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉन है। एक प्यूरीन है और दूसरी कौन सी है? पायरिमिडीन है। जो प्यूरीन है इनको हम डबल रिंग्ड भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो रिंग जो है वो मौजूद होती है, तो दैट इज नोन एज डबल रिंग्ड। ये जो है पायरिमिडीन इनको हम सिंगल रिंग्ड के नाम से भी मेंशन किया जाता है क्योंकि इसमें एक ही रिंग मौजूद होता है। सो प्यूरीन्स डबल रिंग्ड और पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग्ड। ऐसे याद रख सकते हैं, प्यूरीन छोटा वर्ड है और इसमें दो डबल रिंग्ड है, दो रिंग्स है, बड़ा यानी कि इसका स्ट्रक्चर है, जबकि पायरिमिडीन बड़ा वर्ड है, लफ्ज यानी कि पढ़ने में लेंथी है और इसमें एक एक सिंगल एक यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो रिंग मौजूद होता है। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ फैक्ट्स नोट करते हैं। जो प्यूरीन डबल रिंग है उसका जो नाम है एडेनिन और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। जो ग्वानिन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। सेम पायरिमिडीन जो सिंगल रिंग है साइटोसिन इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरासिल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और थाइमीन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो प्यूरीन है इनके अंदर फैक्ट ये है कि 4 नाइट्रोजन 1 2 3 4 नाइट्रोजन रिंग के अंदर मौजूद हैं और एक नाइट्रोजन बाहर है। सेम अगर हम इसकी बात करें तो 4 नाइट्रोजन रिंग के अंदर हैं और एक नाइट्रोजन बाहर है, तो टोटल 5 नाइट्रोजन जो हैं वो प्यूरीन्स में मौजूद हैं, जबकि 4 रिंग्स के अंदर हैं और एक रिंग से बाहर है। सेम इसकी बात करें तो इन तमाम में 2-2 नाइट्रोजन हैं और 2-2 नाइट्रोजन जो हैं वो रिंग के अंदर ही हैं, जिसको हम 2+0 भी समटाइम लिख सकते हैं, या जस्ट टू मेमोराइज इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज कि इसमें 4 नाइट्रोजन रिंग के अंदर हैं, एक नाइट्रोजन जो है वो बाहर है और इसके अंदर जो 2 नाइट्रोजन हैं वो रिंग के अंदर हैं और बाहर कोई नाइट्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। या वैसे कह सकते हैं यहाँ पे इसमें 2+1 है और ये एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, यानी कि साइटोसिन 2+1 है। जबकि अगर हम यूरासिल की बात करें कोई नाइट्रोजन बाहर नहीं है, थाइमिन की बात करें कोई नाइट्रोजन बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, तो दैट इज फॉर यूरासिल एंड थाइमिन एंड दैट इज फॉर साइटोसिन। ये साइटोसिन के लिए आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें ये जो है ग्रुप बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नाइट्रोजन का नंबर जो है वो पूछा जा सकता है। फर्दर जब आप इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उस वक्त आपको ये ड्रॉ करना पड़ना है। ड्रॉ करने के लिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये नंबरिंग दी गई है, इसमें एक 6 कॉर्नर है और एक 5 कॉर्नर है। एक मेमोराइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आप स्टार्ट करें CN 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 C, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किया गया। सेम एज इट इज यहाँ पे देखिए CN 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 C, ये अल्टरनेटिव फॉर्म में इसमें CN कार्बन नाइट्रोजन आए हुए हैं। नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एक कॉर्नर में एंड 7 8 9 दूसरे कॉर्नर में, सेम एज इट इज इसमें भी ऐसा ही है। जबकि इसकी बात करें इन तीनों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि यहाँ पे देखिए डबल सी डबल सी डबल सी यानी कि डबल बॉन्ड इनमें मौजूद है और बाकी यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, जस्ट वेरिएशंस हैं। तो इनके अंदर ये जो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं इनके अंदर छोटी छोटी वेरिएशंस हैं, ये आपने मेमोराइज करनी है खुद से।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात और नोट कीजिएगा, जो होते हैं आरएनए, आरएनए के अंदर यूरासिल एग्जिस्ट करता है, यानी कि यूरासिल इज जस्ट एंड ओनली प्रेजेंट इन आरएनए में मौजूद होता है। जबकि थाइमिन की बात करें तो थाइमिन जस्ट एंड ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, यानी कि दैट इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए। तो मेमोराइज कीजिएगा कि जब भी हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस एग्जिस्ट करेगी वो 4 टाइप्स की एग्जिस्ट करेंगी, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल होगी। जबकि हम बात करें डीएनए की तो उसमें भी 4 टाइप्स की नाइट्रोजनस बेस एग्जिस्ट करेंगी, जबकि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यानी कि एक पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें आरएनए की तो आरएनए में कभी भी थाइमिन नहीं हो सकती। जब हम बात करें डीएनए की तो डीएनए के अंदर कभी भी यूरासिल एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में है और थाइमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर एग्जिस्ट करती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए के दरमियान में नाइट्रोजनस बेसिस का डिफरेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आपने नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं इनको मेमोराइज कर लेना है। और नाइट्रोजनस बेसिस की हमें ये बात समझ में आती है कि ये टोटल कितनी टाइप्स की हैं, 5 टाइप्स की हैं, और 4 टाइप्स की डीएनए के अंदर और 4 टाइप्स की आरएनए के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। बात कर लेते हैं फॉस्फेट ग्रुप की। देखिए ये इसका थर्ड कंपोनेंट है। फॉस्फेट ग्रुप जो है ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। ये 3 कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे होते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बना रहे होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर और ये आपस में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं फास्फोडाइस्टर के साथ लिंक्ड होते हैं, ये हम नेक्स्ट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए ये 3 कंपोनेंट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें देखना ये है कि कैसे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से असेंबल होगा और ये फिर आगे किस तरह से लिंक होंगे। यहाँ पे हम बना रहे हैं एक पेंटोज शुगर को। पेंटोज शुगर तो आप जानते हैं, हमने डीऑक्सीराइबोस और राइबोस जो है वो इसको लिया है। अब ये जो पेंटोज शुगर है इसमें 5 कार्बन मौजूद होते हैं, यानी कि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 मौजूद है, फिर कार्बन नंबर 2 मौजूद है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है और कार्बन नंबर 5 है। दैट इज अ राइबोस कह सकते हैं या फिर हम इसे डीऑक्सीराइबोस ले सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने राइबोस ले ली। अब देखिए जो ये कंपोनेंट्स हैं, पेंटोज शुगर और दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप, अभी जो लिंक करेगा नाइट्रोजनस बेस लिंक करेगी। नाइट्रोजनस बेस ऑलवेज कार्बन नंबर 1 पर अटैच होगी, कार्बन नंबर 1 पर अटैच होगी। यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन नंबर 1 ये है, और जैसे ही कार्बन नंबर 1 जो है इसके साथ नाइट्रोजनस बेस लिंक करेगी। ये नाइट्रोजनस बेस 2 तरह से हो सकती है और ये लिंक भी N के साथ, नाइट्रोजन के साथ लिंक करेगी, और ये डबल रिंग भी हो सकती है और सिंगल रिंग भी हो सकती है, यानी कि प्यूरीन्स भी हो सकती है और पायरिमिडीन्स भी हो सकती है। ये कहाँ पे अटैच करेगी, कार्बन नंबर 1 के ऊपर। स्टूडेंट एक बात नोट कीजिएगा, जो नाइट्रोजनस बेस है, यानी कि ये जो हमारे पास मौजूद है N बेस, या हमने इसको नाइट्रोजनस बेस के नाम से मेंशन किया हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, इधर इट इज पायरिमिडीन, इधर इट इज प्यूरीन, कोई भी हो सकती है। ये ऑलवेज कार्बन नंबर 1 पर बाइंड करेगी। इंपॉर्टेंट MCQ भी है। अब इसके अंदर भी कार्बन मौजूद हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 और इस तरह से 6 हो सकता है। तो अब ये भी कार्बन नंबर मौजूद हैं इसके अंदर भी और इसके अंदर भी कार्बन मौजूद हैं।
तो हम अगर कार्बन को डिफरेंस करना चाहें कि राइबोज के कार्बन कौन से हैं, नाइट्रोजनस बेस के कार्बन कौन से हैं, तो हम इन पे प्राइम लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? प्राइम। अब अगर मैं ये बात करूं कार्बन नंबर 3 प्राइम, तो आप समझेंगे कि ये मैं राइबोज की बात कर रहा हूं। वैसे अगर कहा जाए 3, तो वो 3 किसके रिलेटेड होगा? नाइट्रोजनस बेस से रिलेटेड होगा। सो कार्बन नंबर्स को डिफरेंस करने के लिए हम इस पे प्राइम का डॉट जो है वो लगा लेते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस हमेशा कार्बन नंबर 1 प्राइम पर अटैच करेगी। जबकि बात करें फास्फेट ग्रुप की, तो फास्फेट ग्रुप ऑलवेज बाइंड विद कार्बन नंबर 5 प्राइम। स्टूडेंट एक बात नोट कीजिएगा, हमने पढ़ा कि ये जो कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। कैसा ग्रुप मौजूद है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। यहां पे OH, यहां पे हाइड्रोजन और इस तरफ भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हैं। जबकि ये फास्फेट ग्रुप है और ये फास्फेट ग्रुप यहां पे इसके साथ लिंकेज बनाएगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से मेंशन करें, OH OH OH, तो यहां पे देखिए ये जो रिएक्शन बनेगा, यहां पे एक डिहाइड्रेशन का रिएक्शन बनेगा। यहां पे भी बेसिकली मौजूद है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। राइबोज की बात करें तो यहां पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे वो यू नो दैट कि ये स्ट्रक्चर जो है वो बाकी मौजूद हैं, अंदर भी मौजूद हैं इसमें। अब लेकिन कार्बन नंबर 5 प्राइम जो है इसके साथ फास्फेट ग्रुप लिंकेज करेगा। जब फास्फेट ग्रुप लिंकेज करेगा तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और POC यानी कि POC लिंकेज बन जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो लिंकेज है फास्फेट ग्रुप की लिंकेज बनेगी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन फिर आगे लिंक करेगा कार्बन नंबर 5 प्राइम के साथ। तो ये जो POC लिंकेज है, इसके जो POC लिंकेज बन जाएगी इसकी, ठीक है, दैट इज नॉन एज ईस्टर लिंकेज और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हम इसे कहते हैं। यानी कि ये जो लिंकेज है ये कौन सी लिंकेज बनेगी? एस्टर लिंकेज बनेगी, जिसमें एक फास्फोरिक एसिड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ लिंकेज कर रहे हैं। ये लिंकेज एस्टर लिंकेज, और इसमें एक डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हम कहते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन आप ऐसे कह सकते हैं, वाटर जो है ये एक क्या होगा, रिमूव होगा, यहाँ से निकलेगा और ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हो जाएगा एंड दैट विल ऑलवेज बाइंड विद, किसके साथ ये लिंकेज करेगा? कार्बन नंबर 5 प्राइम के साथ लिंकेज करेगा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो ईस्टर लिंकेज है ये POC लिंकेज भी हमसे कह लेते हैं। अब देखिए ये हम बात कर रहे हैं 1 न्यूक्लियोटाइड की, यानी कि देयर इज अ 1 न्यूक्लियोटाइड जो है, एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो इस तरह से मौजूद है। यानी कि ये हमने किसकी बात की है? 1 न्यूक्लियोटाइड की। और ये 1 न्यूक्लियोटाइड जो है ये एज मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के तौर पे काम करता है। मोनोमर, मोनोमर का मतलब 1 यूनिट के तौर पे काम करेगा। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, व्हेन इट विल ज्वाइन विद अनदर, जब ये दूसरे के साथ ज्वाइन करेगा हम इसे डाइन्यूक्लियोटाइड के नाम से मेंशन करेंगे। 3 ज्वाइन करेंगे तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड, 4 ज्वाइन करेंगे तो टेट्रान्यूक्लियोटाइड। इस तरह से जितने लेंथी होते जाएंगे अल्टीमेटली ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन जो है वो बन जाएंगे। अब हमने देखना ये है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किस तरह से लिंक करता है। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक करेगा, जो लिंकेज बनती है उसको हम फास्फोडाइईस्टर लिंकेज के नाम से मेंशन करते हैं, या फिर फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड भी कहते हैं, जिसमें जो बॉन्ड होता है वो इस तरह से है COPOC। याद रखिएगा यहाँ पे जो लिंकेज बनेगी वो ऐसे है कि ये एक तरफ कार्बन नंबर 3 प्राइम होगा, एक तरफ कार्बन नंबर 5 प्राइम होगा। एक फॉस्फेट 2 कार्बन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ 2 लिंकेज बनाता है, ये दोनों ईस्टर लिंकेज, तो इसलिए हमसे फास्फोडाइईस्टर लिंकेज के नाम से मेंशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसे ब्रीफ सा ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे। ये एक फॉस्फेट, ये एक हमारे पास पेंटोज शुगर जो है वो मौजूद है।
इस पेंटोज शुगर पर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लिंक है। यू नो दैट यहाँ पे ये जो है ये बेस है, ये राइबोस पेंटोज शुगर है, ये कार्बन नंबर 5 प्राइम आप कह सकती हैं, और इसके ऊपर जो लिंकेज है वो तो मौजूद है इसकी यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक तरफ, ऑक्सीजन, और ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरह से। अब ये एक मौजूद है, यहाँ पे ये 3 प्राइम मौजूद है। स्टूडेंट ये एक है और 3 प्राइम पे भी आप जानते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। अब दूसरा जो नया न्यूक्लियोटाइड लिंक करेगा वो यहां से इसी के साथ लिंकेज बनाएगा, यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, फिर फॉस्फेट, ये वाला फॉस्फेट, ठीक है, और ये फॉस्फेट फिर आगे इसके ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, फिर ये आगे इस तरह से कार्बन नंबर C5 प्राइम पे अटैच होगा, और ये कार्बन नंबर 5 प्राइम जो है ये हम कहते हैं एक नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है वो लिंकेज करेगा, और यहाँ पे एक और नाइट्रोजनस बेस हो सकती है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर साइटिडीन है तो यहाँ पे थाइमिडीन हो सकती है या यूरासिल या कोई भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी। तो इस तरह से ये एंड जो है वो फिर कौन सा 3 प्राइम, और 3 प्राइम अगेन हाइड्रोक्सिल एंड जो है वो रखता है। अब ऊपर वाला एंड जो है वो कौन सा है 5 प्राइम। इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड्स बन जाएगा, दैट स्ट्रैंड एक एंड उसका 5 प्राइम होगा और दूसरा एंड क्या होगा 3 प्राइम होगा, क्योंकि इसमें जो एंड है वो 3 प्राइम का है, इसमें जो एंड है वो कौन सा है 5 प्राइम का है। और यहाँ पे ये जो लिंकेज बनी है जिसमें एक फॉस्फेट ने 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ लिंकेज बनाई है, दैट लिंकेज इज नॉन एज, ये जो COP POC जो ये लिंकेज है that is known as फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फॉस्फो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉस्फेट बनाता है, और डाई का मतलब 2 है, और ईस्टर का मतलब ये ईस्टर लिंकेज बनी है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कह सकती हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी कह सकती हैं, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या कर रहा है लिंकेज बना रहा है। तो इस तरह की लिंकेज कोवलेंट बॉन्डेड, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, इस तरह से फिर ये एंड पे और ऐड हो सकती हैं, इस तरह से आगे एडिशन हो सकता है। सो ये बहुत लंबी जब चेन बन जाती है तो उस चेन को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से मेंशन कर सकते हैं, यानी कि ये एक पूरा चेन जो है वो एक ओवरऑल जो है डेवलप हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, डिस्कस ये किया है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए में कि इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया, उसके बाद फिर जो पीए लेविनी है उसने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बताया कि इसमें ये कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स इस तरह से ऑर्गेनाइज होकर इसके एक मोनोमर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक करके एक पूरी चेन बनाते हैं जिसको हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाम से मेंशन किया। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस करना है कि ये जो चेन है, ये स्ट्रैंड जो हैं, ये आपस में किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल कैसे है। तो वो एक मॉडल प्रपोज किया गया है, वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि हमने हर कंपोनेंट को सेपरेटली डिस्कस किया और इसमें मल्टीपल MCQs भी हैं, और वो मल्टीपल MCQs आपने ड्यूरिंग द लेक्चर ज़रूर नोट किए होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास बात ये है कि कैसे ये स्ट्रक्चर कैसे, और इसके अंदर जो एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटिडीन है, इनकी अमाउंट क्या है, और इसका स्ट्रक्चर डबल हेलिकल है तो वो कैसे डिटरमिन किया गया, किसने डिटरमिन किया गया, दैट विल बी स्टडीड इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।